सर आप शांत हो जाइए, मैं इसे संभालती हूँ। इतनी बात मेरी समझ में नहीं आई। ये बड़े से बड़े मुजरिम को मैं आराम से निपट सकता हूँ, पर छोटे बच्चे को संभालना जरा मुश्किल काम है ना। सर एक बात कहूँ, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। बड़े बड़े गुनहगारों से निपट सकते हैं, छोटे बच्चों को संभाल सकते हैं। बस जरूरत है तो अपने अंदर छुपे हुए दया को बाहर निकालने की, जिसका दिल मोम जैसा है, जो सबकी कदर करते हैं, जो प्यार करना भी जानते हैं। I mean, जो सबकी इज्जत करना भी जानते हैं। अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है सर, मैं आ गया हूँ। अरे फिर तुम क्या बात है? सर हाँ? जब मुझे एहसास हुआ कि आप अकेले बच्चे को संभाल नहीं पाओगे तो मैं आ गया। ला बच्चा दो। इट्स ओके सर, मैं बच्चे को नहीं संभाल पाओगी, मुझे दे दो। लेकिन फ्रेडी, बच्चे को नींद नहीं आएगी, उसे सुलाने का तरीका मेरे पास है। बच्चा दे दो। सर प्लीज मैं संभाल लूंगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बच्चे को चुप कराने का फॉर्मूला मेरे पास है। श्रेया, टीवी का रिमोट देना। अब देखना सर, ये कार्टून चैनल देख के बच्चा कैसा खुश होता है। सुरों की काफी समझ है इसे। हाँ सर, बड़ा होके बड़ा संगीतकार बनेगा। ये लो कस्टमर के कपड़े हैं, पैक कर दो। हाँ सर कहिए, कपड़े देने आए हैं या लेने आए हैं? अगर देने आए हैं तो 5 दिन के बाद ही मिलेंगे, और अगर लेने आए हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 5 दिन के बाद ही आए होंगे। सर मैं बहुत ही ईमानदार व्यापारी हूँ, और मैंने आज तक अपने किसी भी कस्टमर को कोई भी धोखा नहीं दिया है। हाँ ये कपड़े आपकी लॉन्ड्री में धुले हैं ना? जी हाँ मैडम, ये हमारी लॉन्ड्री के ही। आप यही जानना चाहते हैं कि ये कपड़े किसके हैं? ये कपड़े किसी गोपी नाम की औरत के हैं। एड्रेस तो नहीं है, लेकिन फोन नंबर है। ऐसा क्या किया था उसने? मैडम मैंने बोला 5 दिन बाद कपड़े लेके जाना, वो बोली मैं 2 दिन में आऊंगी। मैंने कहा नहीं मिलेंगे, तो मुझसे गुस्सा करने लगी। बोली तुम्हें धोबी घाट पर ले आकर उल्टा लटका दूंगी, और किसी के साथ मोटरसाइकिल में बैठकर चली गई। उसके मोबाइल नंबर से उसका घर का पता निकालो। इस केस में इस औरत की पूरी जानकारी चाहिए हमें, ठीक है? दया, तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, बस ये बच्चा हमारे हवाले कर दो और अपनी जान बचा लो। अपनी जान की परवाह करने वाले कायरों को हम सीआईडी में भर्ती नहीं किया करते। अगर इस बच्चे को किसी ने छुआ भी ना तो तुम सबकी अर्थी यहीं से उठेगी। अर्थी तो इस छोकरी की उठेगी दया। बस तुम कंधा देने के लिए तैयार रहो। बंदूक नीचे रखो, नीचे रखो बंदूक। दया गन नीचे रख, नीचे रख गन दया। छोकरी की खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं। एक मिनट, इतना छोटा सा मासूम बच्चा किसी का क्या बिगाड़ सकता है? ये तो कोई राक्षस ही है जो ऐसे मासूम बच्चे पर हमला करने को देखता है। सर उस गुंडे का क्रिमिनल रिकॉर्ड मिल गया। क्या नाम है उसका? उसका नाम शमी है, और उस पे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और किडनैपिंग के 3 केसेस चल रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और किडनैपिंग? लेकिन ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का केस नहीं है, ये कुछ और ही चक्कर है, कोई बड़ी साजिश है ये। सर मोबाइल कंपनी ने गोपी का जो एड्रेस दिया था वो गलत है सर। गलत है? हाँ सर, मतलब सर ये सब पहले से प्लान था। सर कल रात दया सर के घर पे टीवी पर जब शास्त्रीय संगीत आ रहा था, तब बच्चा अचानक से शांत हो गया और मुस्कुराने लगा। अरे वाह, ये बच्चा तो बड़ा कोमल है, इसके पैर में कला भी नजर आती है, लेकिन नृत्य सीखने के लिए ये उम्र बहुत छोटी है। मास्टर जी, हम यहाँ बच्चे को नृत्य सिखाने के लिए नहीं लाए हैं। तो फिर इस नन्ही सी जान को आप यहाँ क्यों ले आए? हम लोग सीआईडी से हैं और एक केस के सिलसिले में आपसे कुछ पूछताछ करने आए हैं। ओह जी, पूछिए। जरा इस बच्चे को देखिए, आप पहचानते हैं इसे? देखा आपने इसे? जी नहीं, इस बच्चे को कभी देखा नहीं मैंने। आपने इस औरत को देखा है? अरे ये तो हमारे बगल वाली डे केयर सेंटर में काम करती है। एक्सक्यूज मी, आप इस औरत को पहचानती हैं? ये तो गोपी है, हमारे यहाँ आया का काम करती है, लेकिन हुआ क्या ऐसे? कल एक ट्रक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई है। आप इस बच्चे के बारे में क्या बता सकती हैं? इसका नाम बॉबी है और इसकी माँ का नाम जूही है। ये LSD सोसाइटी में रहती है। ऐसा लग रहा है मैंने इनको कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है। खून से सने हुए जूतों के निशान। ये चप्पल के निशान तो बिल्कुल वैसे ही है। औरत ने जो सैंडल पहने हुए थे, उस सैंडल के नीचे के हिस्से की तरफ हमें खून के कुछ अंश मिले। मगर सर, जूही को मारने के बाद बच्चे को अगवा करने की क्या जरूरत थी? एक बच्चे से किसी का क्या फायदा हो सकता है? लेकिन ये जूही के पति की फोटो है नहीं, बल्कि थी।
हॉल में इस फोटो पे हार चढ़ा हुआ था। एक काम करो, इस कमरे को अच्छी तरह से छान मारो, देखो क्या मिलता है। ये जूही उर्फ शीतल 5 सालों तक एक आश्रम में रह रही थी और 1 साल पहले ही आश्रम से बाहर आई है। मगर सर, एक फिल्म की हीरोइन 5 साल तक आश्रम में क्यों रहेगी? ये देखो, शीतल के पिता रविकांत का नाम लिखा हुआ है इस कार्ड पे। सुनिए, देखिए मैं सीआईडी से हूँ। एक बात बताइए, आप रविकांत जी को जानते हैं? हाँ सर, 10 सालों से वो मेरे पड़ोसी हैं। अचानक उनकी मौत की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। अचानक मौत हो गई रविकांत जी की? कब, कैसे? गाड़ी की स्पीड इतनी तेज थी कि वो कंट्रोल नहीं कर सके और वो जाके नदी में गिर गए। ओह माय गॉड। कुछ मिला? ये रविकांत जी का एक्सीडेंट ही था या? एक्सीडेंट ही था सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अब जा सकते हैं। सर, इतनी जल्दी ही नोटिस? पिछले महीने तो रविकांत जी की मौत हुई थी। तो पूर्वी पिछले महीने रविकांत जी की मौत होगी, उसके बाद में उनकी बेटी शीतल की मौत। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कुछ और ही चक्कर है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और फिर अब शीतल के बच्चे की भी जान को खतरा है। वकील से मिलना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा इस घर के नीलामी का राज क्या है। रविकांत जी की प्रॉपर्टी की नीलामी की नोटिस ये तो मैंने बनवाई है, लेकिन आपको कहां से मिली? उनके घर से। एक और बात, उनकी बेटी शीतल का किसी ने खून कर दिया। शीतल का खून? लेकिन ये किसने किया? उन्हीं का पता लगाने ही तो हम आपके पास आए हैं। मैं कुछ समझा नहीं। रविकांत जी और शीतल के बाद इस मकान पर हक किसका बनता है? शीतल जी के बेटे बॉबी का। सिर्फ मकान पर ही नहीं, कसारा में जो 50 एकड़ जमीन है वो भी बॉबी के नाम हो जाएगी। अच्छा, और ये नीलामी का आइडिया किसका था? रविकांत जी के छोटे भाई राकेश का। राकेश? इस राकेश के बारे में और कुछ जानते हैं? जी हाँ, दरअसल उनके परिवार को मैं पिछले 15 साल से जानता हूँ। उनके सारे लीगल मैटर्स मैं ही देखता हूँ। रविकांत और राकेश के पिताजी की जब मृत्यु हुई तो उनके प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा हिस्सा रविकांत को मिला और सिर्फ 15% राकेश को। ऐसा क्यों किया उनके पिता? क्योंकि राकेश के तौर तरीके और आलसीपन की वजह से उनके पिताजी काफी नाराज थे और उनको राकेश पर भरोसा नहीं था। तो इस बात से तो राकेश जी को बहुत गुस्सा आया होगा। जी हाँ, बहुत। इतना ही नहीं, उसने अपने भाई के साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। फिर अचानक दिवाली के दिन आकर गले मिले, सारे गिले शिकवे दूर हो गए। हो सकता है ये राकेश की चाल हो। मिस्टर फनीश, हम डॉक्टर रविकांत की मौत के बारे में आप लोगों से कुछ पूछताछ करने आए हैं। उनकी मौत से तो हम सबको बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है सर। न केवल इस लैब का बल्कि हमारे देश का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन वो कहते हैं ना कि नसीब के आगे किसी का बस नहीं चलता। ऐसा लगता है कि उनकी मौत से किसी और का नसीब जरूर जग गया है। मैं कुछ समझा नहीं। हमें शक है कि उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ नहीं है बल्कि करवाया गया है। वैसे किस चीज पर रिसर्च कर रहे थे डॉक्टर रविकांत? इसके बारे में तो उन्होंने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। वो एक टॉप सीक्रेट रिसर्च कर रहे थे, इसीलिए उसका जिक्र उन्होंने कभी किसी को नहीं किया। सर, वो कुछ डरे डरे से रहते थे। क्यों? किससे? इसके बारे में उन्होंने किसी को बताया नहीं, लेकिन वो अपने जो रिसर्च के पेपर्स है ना, वो अपने केबिन के लॉकर में रखते थे और तकरीबन हर रोज वो लॉकर का पासवर्ड चेंज करते थे। पता नहीं क्यों। लगता है ये रिसर्च की वजह से उनका फोन किया गया है। उनका केबिन दिखाइए जरा। तो लगता है घर में कोई नहीं है, कोई दरवाजा नहीं खोला है। घर में कोई तो है, आवाजें आ रही हैं। कौन है आप लोग? सीआईडी। लेकिन मैंने किया क्या है? या क्या है? हैं? या क्या है? अभी पता चल जाएगा क्या क्या है। इसके घर की अच्छी तरह से तलाशी लो। सर, आप पूरे घर की तलाशी ले लीजिए, पर प्लीज मुझे ये तो बताइए कि मेरा गुनाह क्या है? रविकांत और शीतल को क्यों मरवाया तुमने? शीतल का कत्ल हो गया सर? कब और कैसे? कब और कैसे? बड़े भोले बनने की कोशिश कर रहे हो राकेश जी। सर प्लीज मेरा यकीन मानिए, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। झूठ झूठ बोल रहे हो तुम। रविकांत और शीतल को पहले मरवाया और फिर शीतल के बच्चे को अगवा किया। इस औरत को पैसे दिए थे ना तुमने ये सब करने के लिए? क्यों? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इस औरत को मैं पहली बार देख रहा हूँ सर। मैं रवि भैया और शीतल का खून क्यों करवाऊंगा? इसलिए, इस जायदाद के लिए
जायदाद के पेपर थे, है ना? क्यों? और तुम ये भी जानते थे कि रविकांत और शीतल की मौत के बाद ये सारी जायदाद शीतल के बेटे के नाम पर हो जाती, और अगर शीतल के बेटे का कुछ कम ज्यादा होता तो ये पूरी की पूरी जायदाद तुम्हारे नाम पर हो जाती। ये क्या, लॉकर तो खाली है? खाली है? अभिजीत, ये देखो अभिजीत, ये रिसर्च पेपर्स हैं, जला दिए गए हैं। वही पेपर है ना? मतलब सचिन, बच्चे की जान को खतरा है। बच्चे के शरीर में वायरस इंजेक्ट किया गया सर। लगता है इसीलिए उसका टेम्परेचर उतर नहीं रहा, उसे बुखार है सर। हाँ सर, हम लोग वहीं जा रहे थे। अभी का बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है। तेरा खेल खत्म हो गया है, चलकर नीचे रख। शेर का शिकार करने निकले थे गीदड़ लोग। बोल, किसके कहने पे किया ये सब? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक मासूम बच्चे के साथ तुमने ऐसी घिनौनी हरकत की। मैंने डॉक्टर रविकांत की रिसर्च पर लाखों रुपए खर्च किए, ये सोच करके कि रिसर्च कामयाब होगी तो मैं करोड़ों रुपया कमाऊंगा। मेरी कंपनी के शेयर्स फिर से टॉप पर आ जाएंगे। लेकिन डॉक्टर रविकांत अपने इन्वेंशंस तुम्हें नहीं बल्कि सरकार को देना चाहते थे, ताकि हमारे देश के आम लोगों को फायदा हो। पर ये बात तुम्हें बर्दाश्त नहीं हुई। कैसे बर्दाश्त होती सर? लाखों रुपए का जुआ मैंने खेला, सारा रिस्क मैंने अकेले ने उठाया, और डॉक्टर रविकांत वो फार्मूला गवर्नमेंट को देना चाहते थे, जो मुझे उसके लिए फूटी कौड़ी नहीं देते थे। और ये बात उन्हें समझाने की मैंने बहुत कोशिश की, और उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी सर। बॉबी को अगवा करने का प्लान तुम्हारा ही था ना? हाँ सर, और जब मुझे पता चला कि डॉक्टर रविकांत ने वो वायरस बॉबी की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया है, तो मैंने गोपी को आया बनाकर वहां भेजा और बॉबी को अगवा करने का प्लान बनाया। लेकिन जब गोपी को तुम्हारे घिनौने इरादों के बारे में पता चला, तो उसके अंदर की ममता जाग गई और वो बॉबी को लेकर भाग गई। और उसी की बेवकूफी की वजह से मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। अपनी मौत की वो खुद जिम्मेदार है। तुम जैसे हैवानियत के पुतले इंसानियत के बारे में कभी समझ नहीं पाओगे।